हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्येंद्र सिंह राठौर, परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। आज हम आरबीआई के कार्य के अंतर्गत अगला जो आरबीआई का कार्य होता है क्रेडिट व्यवस्था अर्थात साख व्यवस्था जो करता है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में या उद्योगों के क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में, उन सब के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी उसकी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से क्या करता है वो साख व्यवस्था या क्रेडिट व्यवस्था करता है। तो जैसा कि आपको सभी को पता ही है कि जो 12 नेशनलाइज बैंक हैं, ये जो 12 नेशनलाइज बैंक हैं, ये नेशनलाइज बैंक जितने भी 12 हैं यह कृषि साख के लिए भी क्या करते हैं, ऋण देते हैं, क्रेडिट कार्ड के रूप में ऋण देते हैं कृषि साख के लिए। इसके अलावा उद्योगों को भी क्या देते हैं, 12 नेशनलाइज बैंक उद्योगों को भी क्या देते हैं, ऋण प्रदान करते हैं। इसके अलावा होम लोन देते हैं, पर्सनल लोन देते हैं, क्रेडिट कार्ड बांटते हैं। तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए ये 12 जो नेशनलाइज बैंक है ये क्या करते हैं, कृषि साख की क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं। ये हो गया है। फिर अगला जो है आपका नाबार्ड। नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कृषि के विकास के लिए क्या करता है, नाबार्ड क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी और जो समिति थी उस समिति का नाम था शिवरामन समिति। शिवरामन समिति के अनुशंसा पर क्या हुआ है, नाबार्ड की क्या हुई थी 1982 में स्थापना हुई थी, जो कि कृषि शाख की क्या करता है, व्यवस्था करता है। अगला जो है आरबीआई का प्रमुख एक बैंक है क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को और भारत के प्रत्येक राज्य में क्या है, इसकी शाखाएं, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की क्या है, शाखाएं, जो कि कृषि शाख के लिए क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। ठीक है। अगला जो बैंक है आपका वो है आपका भूमि विकास बैंक। भूमि विकास को बोलते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक अगला जो बैंक है लैंड डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1929 में, इसकी स्थापना हुई थी। भूमि विकास बैंक जो है, भूमि विकास जो बैंक है कृषि के विकास के लिए क्या करता है, लॉन्ग टर्म क्या देता है, लोन देता है। लॉन्ग टर्म लोन अर्थात इसके जो लोन की अवधि है 20 साल 30 साल तक भी क्या होती है, चलती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि विकास के लिए जो लॉन्ग टर्म लोन है वो भूमि विकास बैंक क्या करता है, मुहैया कराता है। इसके बदले में वो भूमि के जो कागजात हैं या भूमि का जो खसरा नकल है या भूमि का जो जिस मालिकाना जो हक होता है किसान का, वो बैंक में बंधक के रूप में बैंक जमा कर लेता है और उसके एवज में लॉन्ग टर्म क्या देता है, लोन देता है। इसकी स्थापना 1929 में हुई थी, 1929 में हुई। सहकारी जो बैंक है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव यानी कई लोग आपस में मिलकर क्या करते हैं, बैंक की स्थापना करते हैं। गांव के कई लोग क्या है, 20 से 25 लोग क्या होंगे, मिलेंगे आपस में और एक कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी के माध्यम से बना लेंगे, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण लोगों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करेगा, छोटे छोटे ऋण प्रदान करेगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ट्राइलेमिनेट होता है, अर्थात त्रिस्तरीय होता है। अर्थात ग्रामीण सहकारी बैंक जो है वो 3 स्तर पे होते हैं। सबसे छोटा जो है इसका जो स्तर होता है सहकारी बैंक का या कोऑपरेटिव बैंक का, ग्रामीण लेवल पे या ग्रास रूट लेवल पे या गांव के स्तर पे सहकारी बैंक जो होता है वो कहलाता है आपका, सबसे छोटा जो लेवल है इसका ग्रामीण क्षेत्र में वो कहलाता है आपका कृषि ग्रामीण सहकारी साख समितियां। प्राथमिक ग्रामीण सहकारी साख समितियां, ये जो समितियां हैं ये ग्रामीण क्षेत्र में क्या करती है, सहकारी बैंक की क्या होती है, शाखाएं होती हैं, जो कि कृषि शाख के लिए क्या करती है, ऋण प्रदान करती है। इसको बोला जाता है प्राथमिक ग्रामीण सहकारी साख समितियां। ये होती है ग्रामीण क्षेत्र पे या तहसील लेवल पर होती है। दूसरा है जिला लेवल पर जिला सहकारी बैंक होता है।
जो जिले के लेवल पर क्या करता है, कृषि शाख की क्या करता है, व्यवस्था करता है। इसके अलावा राज्य स्तर पर एक बैंक होता है जिसे बोला जाता है राज्य सहकारी बैंक, या इसका कॉमन नेम है एपेक्स बैंक। इसको कॉमन नेम है इसका एपेक्स बैंक, इसका क्या है, कॉमन नेम है। तो ये जो होता है इसका जो ढांचा होता है कोऑपरेटिव बैंक का, त्रिस्तरीय, ग्रामीण लेवल पर होती है प्राथमिक ग्रामीण सहकारी साख समितियां, प्राइमरी रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट समितियों को बोलोगे आप एजेंसीज, और ये होता है जिला सहकारी बैंक, या इसका नाम जिला सहकारी बैंक की, और तीसरे लेवल पर होता है राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिसका कि एक अन्य नाम क्या है, एपेक्स बैंक, इसको अन्य नाम के रूप में क्या है, जाना जाता है। तो ये होता है कोऑपरेटिव बैंक का ढांचा। मैंने आपको बताया इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। 1905 में जो है कोऑपरेटिव बैंक का जो स्ट्रक्चर है वो भारत में अस्तित्व में आया है। और ये आजकल जो जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है ये भी काय से पैसा प्राप्त करते हैं, ये भी आरबीआई से क्या करते हैं, पैसा प्राप्त करते हैं। अगला जो है आईडीबीआई। आईडीबीआई जैसा कि नाम से स्पष्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कहलाता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अर्थात औद्योगिक विकास के लिए क्या करता है, यह ऋण प्रदान करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, इसकी स्थापना हुई, जो कि औद्योगिक विकास के लिए क्या देता है, ऋण प्रदान करता है। आईडीबीआई ये क्या करता है, औद्योगिक विकास के लिए क्या करेगा, आपको ऋण प्रदान करेगा। अगला जो बैंक है आपका नेशनल हाउसिंग बैंक अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक, जो कि काय के लिए ऋण देगा, ये एक प्रकार से होम लोन क्या करता है, प्रोवाइड करता है। होम लोन घर बनाने के लिए जो है ऋण प्रदान करता है राष्ट्रीय आवास बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, इसकी स्थापना हुई नेशनल हाउसिंग बोर्ड। तो ये जो है आरबीआई की अनुषंगी क्या है, संस्थाएं अर्थात उसकी सहयोगी संस्थाएं हैं, जो कि क्रेडिट क्या करती है, अरेंज करती है ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, है ना, सभी के लिए क्या करती है, क्रेडिट का क्या करती है, अरेंजमेंट करती है। और इसके अलावा 2-3 टर्म्स और महत्वपूर्ण है, जैसे बैंकिंग लोकपाल या एम्ब्यूसमेंट एक्ट क्या कहलाता है, बैंकिंग लोकपाल अधिनियम, या इसको बोलते हैं एम्ब्यूसमेंट एक्ट। ये जो शब्द है ये स्वीडिश शब्द है एम्ब्यूसमेंट। एम्ब्यूसमेंट का मतलब होता है हिंदी अर्थ यदि बोला जाए तो इसका अर्थ होता है लोकपाल या जनता का प्रहरी। तो ये लोकपाल जो अधिनियम है 1995 से क्या हुआ है, अस्तित्व में आया है। इसका अर्थ यह है कि जितने भी बैंक हैं भारत में, जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं, उन बैंकों को इस एक्ट का क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। यदि ग्राहक सेवा में किसी प्रकार की यदि त्रुटि होती है बैंकों से, तो ग्राहक जो है कंज्यूमर सीधा उसकी शिकायत कहाँ कर सकता है, बैंकिंग लोकपाल अधिनियम के तहत कर सकता है। तो ये एक प्रकार से क्या है, ग्राहकों को बैंक के द्वारा यदि सेवा प्रदान करने में त्रुटि हो जाती है, अर्थात कोई शिकायत होती है ग्राहकों को, या उससे ज्यादा क्या वसूल लिया जाता है, ज्यादा पेनल्टी वसूल ली जाती है, या कुछ भी उसके साथ कुछ गलत होता है, जो उसे काम करवाना था बैंक से, उसमें वो डिले हो जाता है, तो ऐसी कोई भी शिकायत जो ग्राहक सेवा से संबंधित हो, उसकी शिकायत आप क्या कर सकते हो, बैंकिंग लोकपाल अधिनियम के तहत कर सकते हो। जिसमें बैंकिंग लोकपाल अधिनियम के तहत क्या करता है, बैंक का जो कर्मचारी दोषी होता है उस पर फिर क्या होती है, कार्रवाई होती है। ये हो गया है। अगला एक नाम आता है बेसल नाम से। बेसल क्या है, एक शहर का नाम है बेसल। एक बेसल क्या है, स्वीडन का एक शहर है बेसल। यहाँ पर क्या हुआ था, सभी अंतरराष्ट्रीय जितने भी वर्ल्ड बैंक के जितने भी सहयोगी देश हैं, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड जितने भी 162 जो देश हैं, उनके सभी प्रतिनिधि बेसल शहर में इकट्ठा हुए थे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग के लिए नॉर्म्स बनाने पर क्या हुई, सहमति हुई। जैसे देश में जो नाम चलते हैं बैंक के, वो किसके चलते हैं, आरबीआई के चलते हैं। लेकिन भारत में विदेशी बैंक भी हैं और विदेशों में भारत के बैंक भी हैं, तो फिर वहां पर किसके नाम चलेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंक को निगरानी करने वाली संस्था कौन सी है, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर भारत में बैंक पर निगरानी रखने वाली संस्था जैसे आरबीआई है, उसकी नियामक एजेंसी है, कंट्रोलिंग एजेंसी है बैंक की। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसे माना गया, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेसल नॉर्म्स क्या किए गए हैं, डिसाइड किए गए हैं। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बैंक की शाखाएं खुलती हैं, उन्हें इस नॉर्म्स का क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। जैसे भारत में वर्तमान में 44 देशों के क्या है, अंतरराष्ट्रीय बैंक क्या कर रहे हैं, 44 बैंक जो है अंतरराष्ट्रीय भारत में वर्तमान में लगभग काम करते हैं। यह आंकड़ा कम ज्यादा होता रहता है, पर लगभग 44 बैंक
जो है विदेशों के और उसकी शाखाएं भारत में क्या कर रही है, कार्य कर रही है, तो उन्हें बेसल नॉर्म्स को क्या करना पड़ता है, पूर्ण करना पड़ता है। इसकी स्थापना हुई थी, बेसल नॉर्म्स बने थे 1998 में बने थे बेसल नॉर्म्स। इसके पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई नियामक एजेंसी नहीं हुआ करती थी। 1998 में क्या हुए, बेसल नॉर्म्स स्थगित हुए ना। भारत में कोई विदेशी बैंक यदि जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हुआ, यस बैंक हुआ, उसको यदि शाखा खोलनी है तो वहां आरबीआई के नियम तो चलेंगे ही चलेंगे, साथ में बेसल नॉर्म्स का भी क्या करना पड़ेगा, उसे पालन करना पड़ेगा। और एक चीज और याद रखना है कि भारत में सबसे ज्यादा विदेशी बैंक की शाखाएं कौन सी हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा विदेशी बैंक की शाखाएं स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक की शाखाएं सर्वाधिक हैं। और विदेशों में भारत के किस बैंक की शाखाएं सर्वाधिक है, तो एसबीआई की जो है शाखाएं विदेशों में सबसे ज्यादा है भारत की। तो ध्यान रखना कि जो अंतरराष्ट्रीय जो बैंकिंग के जो नियम है वो बेसल नॉर्म्स के द्वारा क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। तो ये मैंने कुछ आपको आरबीआई के कुछ कार्य थे जो आपको मैंने बताया, और भी जो है आरबीआई से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो कि मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। जब तक धन्यवाद, जय हिंद।